Hello friends, welcome to this Sunday session of CA Foundation Law. Friends, in today's session, we are continuing our last lecture that I've uploaded on the YouTube regarding the discussion on questions, that is important questions, important case studies, case study type questions, which has been uploaded on ICAI's website. Those list of the question or the PDF copy of that question I have already circulated, I have already shared in my group. If you want to join that group, then उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, और इसका पिछला वीडियो अगर आपको देना है तो उसका लिंक मैंने अपने ऊपर इस वीडियो के आई बटन में अभी आपको ऊपर दिख रहा है, तो वहां से जाके पहले उस वीडियो को देखना और फिर जाके इस पार्ट 2 वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल क्विकली जंप टू टुडे सेशन। फ्रेंड्स, दिस इज द पीडीएफ आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। उसमें से पहले 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसका जो अभी मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर दिया है, साथ साथ आंसर्स कैसे लिखने हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं किसी प्रोविजन के ऊपर तो उसके आंसर कैसे लिखने हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दैट वीडियो इफ नॉट। ओके, चलो, सो मैंने उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 लिखने के लिए बोला था, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसके आंसर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ओके, जनरली बच्चे जो कहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे क्वेश्चन को इंटरप्रिट करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन को इंटरप्रिट करना पड़ेगा, सही ढंग से उसका मीनिंग ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्युटी। अब जैसे आप ये पहली लाइन पढ़ते हो आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ऐसा वाला हादसा, ऐसे वाले फैक्ट्स किसी केस स्टडी में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो मैंने पिछले लेक्चर पे भी बोला था, अब इस लेक्चर पे भी वापस से दोहरा रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको लगता है कि इसके फैक्ट्स किसी ऑलरेडी डिसाइडेड केस लॉ के फैक्ट से मेल खाते हैं तो आपने आंसर में उस केस स्टडी का, डिसाइडेड केस लॉ का रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ अ ब्रदर एग्रीइंग टू पे annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. Decide whether the contention of the uncle to sue is valid or not. Okay, हुआ क्या है देखो, एक ओल्ड लेडी है, उसने एक प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे ट्रांसफर कर दी है, लेकिन वो उससे क्या कंसिडरेशन मांग रही है, वो ये बोल रही है कि तुम मेरे भाई को, यानी कि उस ओल्ड लेडी के भाई को, उसकी बेटी पर मंथ एन्यूटी मेंटेनेंस करके या फिर कुछ खर्चा पानी करके हर महीना कुछ एन्यूटी, कुछ सम क्या देगी, पे करेगी। ठीक है, उस हिसाब से उसकी बेटी, ओल्ड लेडी की बेटी और उसके अंकल के बीच में क्या हुआ बोलो, एग्रीमेंट भी हुआ कि वो डॉटर और अंकल, डॉटर अंकल को क्या करेगी, पर मंथ कुछ एन्यूटी दे देगी। उसके बाद कुछ समय तक पे हुआ लेकिन उसके बाद पे नहीं हुआ। अब सवाल ये बनता है कि डॉटर ने क्या अंकल को पे करना अनिवार्य है, क्या ये उसका ऑब्लिगेशन है? बिकॉज डॉटर का ये कहना है कि मैं जो अंकल को पैसा पे कर रही हूं उसके लिए मुझको किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। कंसिडरेशन तो इस चीज का जो एग्रीमेंट है, मैं तुमको पैसा पे करूंगी, इस चीज का कंसिडरेशन जो है वो मुझको मेरी मम्मी ने दिया था, तुमने मुझको किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं दिया है, मामा को बोल रही है, और इसलिए मैं तुमको किसी प्रकार की एन्युटी देने के लिए लायबल नहीं हूं। तो बच्चों, ये जो केस स्टडी है वो कौन से केस स्टडी के फैक्ट से मेल खाता है, ये आपकी दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। और अगर आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए तो बच्चों आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना, फर्स्ट पूरे टेक्स्ट का, मतलब पूरे बुक का। उसके बाद अगर आपको चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, मैंने अपने बच्चों को मेरे क्लास में चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड कर लिए हैं, तो उन चार्ट से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपका एक बार रीडिंग और 3 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और चार्ट से रिवीजन करना जरूरी है, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन करोगे तो कॉन्क्रीट तरीके से आपका पढ़ाई पूरा होगा। मैं वापस दोहरा रहा हूं, एटलीस्ट एक बार टेक्स्ट का थरो रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग, उसके बाद
3 बार, एटलीस्ट 3 बार रिवीजन और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम लोग अभी कर रहे हैं उस तरीके से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके लॉ में आपको आसानी महसूस होगी जब आप आंसर्स लिखेंगे, अदरवाइज पूरा ब्लैंक हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ने के बाद अगर आपको इसके फैक्ट्स के रिलेटेड कोई दूसरा केस स्टडी, डिसाइडेड केस स्टडी जबकि बुक में दिया हुआ है वो अगर याद आ रहा है तो सही बात है, नहीं याद आ रहा है तो बच्चों अभी भी आपको और रिवीजन करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, मैं वापस एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपको इस केस स्टडी या फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके ऊपर ऑलरेडी डिसाइडेड केस स्टडी का नाम याद नहीं आ रहा है तो आपको और रिवीजन की जरूरत है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे नोट्स में कहां पे मिलेगा। हाँ, मेरे नोट्स पे भी इसका आंसर मिलेगा, मैं अपने नोट्स में कौन से पेज पे इसका आंसर मिलेगा वो बताऊंगा, लेकिन इसका आंसर आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे भी मिलेगा, बिकॉज मेरे जो नोट्स है, हमारे जो क्लास के नोट्स है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, चलो जो बच्चे मेरे क्लास के नहीं हैं वो जाके इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ढूंढेंगे या फिर आपके जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज है उनके क्लास नोट्स में ढूंढेंगे और मेरे बच्चे मेरे नोट्स में ढूंढेंगे। ओके, चलो चलो बच्चों, अगर आप मेरे नोट्स में आओगे तो आपको पेज नंबर 35 पे दिखेगा कंसिडरेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंसिडर के टॉपिक से रिलेट करता है। तो कंसिडर का डेफिनेशन देखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन done or abstain from doing past, does or abstains from doing present, or promises to do or will abstain from doing यानी कि फ्यूचर, सच एक्ट और एब्सटेनेंस इज कॉल्ड एज अ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन के इसेंशियल्स बोले हैं या फिर कंसिडरेशन के डेफिनेशन का एनालिसिस किया है। देखो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ कंसिडरेशन के इसेंशियल को पढ़ता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या समझ रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होते हैं उन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जो होता है बच्चों वो दोनों पार्टीज के बीच में भी हो सकता है, फिर कंसिडरेशन जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी नहीं है यानी कि थर्ड पार्टी वो भी दे सकती है। ठीक है, तो यही केस हुआ है यहाँ पे। देखो नीचे अगर मैं जाता हूं पेज नंबर, यस, तो देखो यहाँ पे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन में एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल दिया है आपको और यहाँ पे केस स्टडी का नाम है चिन्नया वर्सेस रामैया। ठीक है, इसका भी केस स्टडी मैंने अपने ईपीए केस स्टडी डिस्कशन सीरीज पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इस केस के फैक्ट्स को और डिटेल में समझना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल रहा है, वहां पे जाके इस केस स्टडी को देखना और फिर जाके वापस से इसका प्रिपरेशन करना। तो डायरेक्टली मैं इसके आंसर को पढ़ता हूं। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। सो डॉटर को जो पैसा डॉटर जो पैसा दे रही है अंकल को, उसके लिए उसके मम्मी ने उसको कंसिडरेशन दे दिया है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वो ओल्ड लेडी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं थी, डॉटर और अंकल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके लिए ओल्ड लेडी थर्ड पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद उसको पैसा पे करना पड़ेगा अंकल को। वाई? बिकॉज कंसिडरेशन जो है वो उसको मिला हुआ है उसके मम्मी से। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 11? अगर क्लियर नहीं है तो वापस वीडियो को रिवाइंड करना और वापस इसको पढ़ना, कहाँ पे इसका आंसर है आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए पेज ₹5,000 टू बी एंड बी promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes the promise. State the nature of the consideration in the given situation. क्या बोला है देखो, A pays ₹5,000 to B, A ने B को 5,000 रुपए दे दिए and promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. B ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुमको एक मंथ के अंदर अंदर कुछ सर्टन क्वांटिटी ऑफ व्हीट दे दूंगा। इन दिस केस ए पेज द अमाउंट, ए ने पे कर दिया, ऑलरेडी देखा था हमने। Whereas B merely makes the promise, B ने क्या किया, merely एक प्रॉमिस कर दिया है। State the nature of the consideration in the given situation. तो ये जो कंसिडरेशन पे किया है ए ने बी को, वो किस प्रकार का कंसिडरेशन है वो हमने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 37 पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यस देखो, कंसिडरेशन जो है वो एग्जीक्यूटेड हो सकता है, फिर एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी हो सकता है। पढ़ते हैं, ए कंसिडरेशन व्हिच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी। मतलब कि कंसिडरेशन में मान लेते हैं कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको व्हीट दूंगा और बी ने मान लो पैसे भी दे दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए ने अगर बी को व्हीट दे दिया और बी ने अगर ए को पैसे दे दिए तो ये बात क्या हो जाएगी,
एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन की हो जाएगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड होते हैं, जो कंसिडरेशन पे करना बाकी है उसको एग्जीक्यूटरी बोलते हैं, जो कंसिडरेशन दोनों भी तरीके से, दोनों भी पार्ट से पे हो चुके हैं पार्टीज में से, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड। और जो पे करने बाकी है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। तो यहाँ पे देखो जो कंसिडरेशन है वो ए के लिए एग्जीक्यूटेड है, वाई बिकॉज ए ने पे कर दिया है 5,000, लेकिन बी के लिए क्या है बोलो, एग्जीक्यूटरी है। तो ऐसे वाले सवाल आ सकते हैं। पेज नंबर 37 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, पक्का झेपे आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, ए मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ए मैन प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर, मतलब कि वो ट्रेजर जो है वो मैजिक से पैदा करेगा, ऐसे उसने क्या किया, प्रॉमिस किया है। तो इस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी आपको समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो पेज नंबर 38 पे आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 38 पे कहां पे है, यस। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। तो ए ने अगर बी के साथ एग्रीमेंट किया है कि तुम मुझको पैसे दो, मैं तुमको ट्रेजर ढूंढ के निकालूंगा मैजिक से, तो यहाँ पे बच्चों कंसिडरेशन जो मिल रहा है दूसरे बंदे को मेरे से, वो क्या है बोलो, इल्यूजरी है, वो रियल नहीं है। ठीक है, तो कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैचेस सम वैल्यू। सो वो कुछ वैल्यू का होना चाहिए। ट्रेजर बाय ट्रेजर वैल्यू का नहीं होता, ट्रेजर जो होता है वो एक इल्यूजरी थिंग है, उसको कुछ वैल्यू नहीं है लॉ के नजरिए में। इफ इट इलीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे इलीगल है और ये फिजिकली इम्पॉसिबल है कि ट्रेजर ढूंढ के लाना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। एग्जांपल भी सेम है, ए प्रॉमिस टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय मैजिक, दिस ट्रांजैक्शन कैन बी सेड टू बी अ void as it is illusory। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, ए इज इंडेटेड टू सी फॉर ₹6 लाख। ए क्या है बोलो, इंडेटेड है टू सी फॉर ₹6 लाख, बट द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। तो हमने देखा था कि जो लायबिलिटी है वो 3 साल तक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बीच में जो लायबिलिटी होती है वो 3 साल तक वैलिड रहती है। 3 साल के बाद अगर मान लेते हैं कोई बंदा रिकवर करने के लिए जाता है अपने डेटर से, तो वो डेट जो है वो टीबीडी बन जाता है। टीबीडी मतलब टाइम बार्ड डेट बन जाता है, और टाइम बार्ड डेट को रिकवर करना लीगली पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम बार्ड डेट रिकवर नहीं हो सकता, कोई भी उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस नाउ टू पे 5 लाख इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अब यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो बोल रहा है कि चल सी मैं तुझको 5 लाख फाइनल सेटलमेंट से दे देता हूँ, डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है 5 लाख का, उसका वैलिडिटी क्या है ये समझते हैं। अब इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 कहां पे है, यस, कंसिडर कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, सॉरी, प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर 40 पे मिल रहा है आपको। ठीक है, देखो, वेर अ प्रोमिसिंग राइटिंग सोल्ड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथोराइज एजेंट इज मेड टू पे अ डेट बार्ड बाय लिमिटेशन, इट इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। तो भले ही कंसिडरेशन जो मिला है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू पे 5 लाख रुपीज, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, भाई बिकॉज एक बार डेट टाइम बार्ड हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई हो जाता है जो पुराना था। अब उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं। तो यहां पे देखो बच्चों, अगर ए सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है कि मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, ये जो 5 लाख ए सी को दे रहा है उसके लिए सी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिला है ऐसा मान लिया जाएगा। क्यों, बिकॉज जो सी रिकवर कर सकता था 6 लाख रुपए पहले, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, वही बिकॉज वो डेट टाइम बार्ड नहीं हुआ था। कुछ सी ने ए को कुछ गुड्स वगैरह बेचे रहेंगे जिसके लिए ए उसको लायबल था, तो सी ने रिकवरी का प्रोसीजर चालू कर देना था विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स में उसने नहीं किया तो वो डेट हो गया टाइम बार्ड, और जैसे ही वो टाइम बार्ड हो गया रिकवरी नहीं हो सकता और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल हो जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नल हुआ, ए सी को किसी प्रकार से लायबल नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार से उसका ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। और अगर लायबिलिटी नहीं है तो ए अब जो 5 लाख रुपए देने का वादा कर रहा है इसके लिए कुछ कंसिडरेशन ही नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या बोला है आपको कि भले ही जो कंसिडरेशन है वो
कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन बना है लेकिन वो वैलिड माना जाएगा, मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का ये एक एक्सेप्शन है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। क्लियर है? तो यहाँ पे टाइम बार डेट हो चुका है, ए ने जो सी को पे करने का वादा किया है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए सी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। वाई? बिकॉज ये जो प्रॉमिस किया है ए ने सी को वो टाइम बार डेट पे करने के लिए किया हुआ है। समझे? पक्का? यस। तो यहाँ पे खत्म हो गया 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन 15th क्वेश्चन। ए स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर, a student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at the less than the purchase price to secure the more marks in the examination. Okay, a student was induced by his teacher. स्टूडेंट को टीचर ने इंड्यूस किया कि तू मुझको क्या कर, कार बेच दे एट द लेस प्राइस सो दैट मैं तुमको अच्छे मार्क्स दूंगा एग्जामिनेशन में। अकॉर्डिंगली द कार वॉज सोल्ड, और उस मुताबिक एक जो स्टूडेंट है वो खुश हो गया और उसने क्या कर दिया, कार बेच दिया। खुश हो गया मतलब कि उसने अपने टीचर की बात है, अभी अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है, बट अगर मैं उसको कार नहीं बेचूंगा तो वो भले ही मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया एग्जामिनेशन में लेकिन उसके बावजूद मुझको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, तो उस चक्कर में उसने कार बेच दी। However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. तो फादर ने बोला कि तू क्या कर दे कि सर के ऊपर केस फाइल कर दे। स्टेट ऑन द व्हाट ग्राउंड द स्टूडेंट कैन sue द टीचर। अब कौन से ग्राउंड पे टीचर क्या करे, स्टूडेंट जो है वो टीचर के ऊपर केस फाइल करेगा, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो तो वैलिड रख रहा है, बिकॉज टीचर ने स्टूडेंट को ऑफर दिया और स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है बच्चों वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है ये देखते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात है और जो स्टूडेंट का जो एक्सेप्टेंस है टू सेल द कार एट लेस्ट प्राइस, ये एक्सेप्टेंस मुझको कुछ वैलिड नहीं लग रहा है। ठीक है ना? तो देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 51 पे। ओके, सो आई डायरेक्टली जंप टू पेज नंबर 51, यानी कि 52 पे जाएगा एक्चुअली। यस यस, तो देखो यहाँ पे केस स्टडी नीचे दिया हुआ है। ओके, और ये जो केस बना है वो बना है पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे ये माना जाएगा बच्चों की टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या किया है, एक्सरसाइज किया है। ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाते हैं, बोलो वॉइडेबल बन जाते हैं एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन किया है बाय टीचर ने, तो जिसका कंसेंट यानी कि स्टूडेंट का कंसेंट कैसे ऑब्टेन किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया है, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, टीचर नहीं कर सकता। टीचर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो एनफोर्सिएबल हो जाता है, वो केस फाइल कर सकता है। नीचे केस स्टडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इस केस को पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली उसके रिजल्ट को पढ़ता हूं। ए कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट एज अ रिजल्ट ऑफ द कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जिस भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोअर्शन का हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस का हो, फ्रॉड का हो, मिसरिप्रेजेंटेशन का हो, इट विल बी वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ओके, तो यही मैंने आपको बताया था, अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए बिलीव्ड द इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एन एक्सेलेंट कंडीशन। तो ए को लगता है कि उसकी जो मोटरसाइकिल है वो अच्छी कंडीशन में है, सबको यही लगता है भाई। ए विदाउट गेटिंग इट चेक्ड इन वर्कशॉप, ए ने उसको वर्कशॉप पे चेक नहीं करवाया। टोल्ड बी दैट द मोटरसाइकिल वाज इन एक्सेलेंट कंडीशन, और बी को बताया कि मोटरसाइकिल क्या है, एक्सेलेंट कंडीशन में है। ऑन दिस स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट पे उसने विश्वास रख के वो मोटरसाइकिल ए से खरीद ली, किसने, बी ने। हुज इंजन प्रूव टू बी डिफेक्टिव, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, गाड़ी क्या होगी, खराब होगी। स्टेट द नेचर ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय ए। तो यहाँ पे ए ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरी कार अच्छी कंडीशन में है, ये स्टेटमेंट का नेचर क्या है, क्या ये फ्रॉड है, क्या ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने लायक है, दो बातों के ऊपर आपने सोचना है, क्या जो स्टेटमेंट ए ने किया है वो फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों फ्रॉड अगर होता है तो वहां पे पार्टी को पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है, और उसके बावजूद वो सामने वाली पार्टी को नुकसान हो इसलिए क्या करता है, गलत बातें बोलता है, झूठ बात बोल के कॉन्ट्रैक्ट में उस पार्टी को एंटर करवाता है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्टी इज नॉट अवेयर अबाउट द फॉल्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन और द स्टेटमेंट दैट इज मेकिंग टू द अदर पार्टी, और उसके बावजूद अगर सामने वाली पार्टी को नुकसान हो जाता है तो ए जो है या फिर जिस जो पार्टी स्टेटमेंट कर रही है वो पार्टी फ्रॉड नहीं बल्कि उसका स्टेटमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा एनालिसिस है वो सही है या गलत है। पेज नंबर 56 पे आएंगे, डायरेक्टली नीचे बढ़ेंगे। पेज नंबर 56 कहाँ पे है, यस तो देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो वही है जो हमने अभी देखा। ए बिलीव दैट एजेंट इंजन ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ए विदाउट गेटिंग इट चेक्ड इन वर्कशॉप टोल्ड बी दैट मोटरसाइकिल वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। ऑन दिस स्टेटमेंट बी बॉट द मोटरसाइकिल whose engine proved to be defective. Here A's statement is a misrepresentation as the statement turns out to be false. तो इसके लिए आपने क्या करना है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, इसका डिटेल में रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉड को एक बार पढ़ेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन को एक बार पढ़ेंगे, तो फिर जाके आपको इसका आंसर जो है वो सही ढंग से समझेगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा सकता हूं अभी के अभी, लेकिन जब तक आप खुद से रीड नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आपको ऐसे वाले और सवाल टैकल करने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो प्लीज मेरा मकसद यही है कि आप उसको रीड करो। मैं आपको बेसिक पुश दे रहा हूं कि यस ये ऐसा ऐसा होता है, ताकि आपको पता चले कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे किस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस डिस्कस कर लेते हैं। चलो नीचे दिया हुआ आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस और इसमें डिफरेंस कोएर्शन में ही दिया हुआ ना। यस कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो यहाँ पे कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। देखो कोएर्शन जो होता है वो फिजिकल फोर्स और थ्रेट टू इंप्लीमेंट फिजिकल फोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि किडनैपिंग करना, या फिर तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूंगा, जैसे जयकांत शिकरे ने किया था ना। जयकांत शिकरे ने वो एक बिजनेसमैन को फोन किया था और बोला था कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, ठीक है ना, इतना पैसा लेके आ, ठीक है ना। तो वो जयकांत शिकरे जो करता है उसको बोलते हैं कोएर्शन। उसको बोलते हैं कोएर्शन, मतलब कि ही इज थ्रेटनिंग टू कमिट द एक्ट विच इज नॉट लीगल। ओके, इलीगल एक्टिविटी करने, इलीगल एक्टिविटी करेगा, ऐसे थ्रेटनिंग कर रहा है, फिर एक्चुअली कर रहा है। किसी ने आपको फोन किया और बोला कि मैं जो है मैं तुम्हारे बच्चों को उठा लूंगा, ठीक है, और तुम मुझको पैसे दे दो, नहीं तो मैं उठाऊंगा, बच्चे को उठा लूंगा। तो ये भी कोर्शन है। या फिर बच्चे को ऑलरेडी उठा लिया है और बोल रहा है कि मुझको एक्सटॉर्शन के पैसे दे, नहीं तो बच्चे को मार दूंगा। तो ये भी क्या है बोलो, एक्सटॉर्शन, ये भी क्या बोलो कोर्शन है। तो जहां पे फिजिकल फोर्स जो है, फिजिकल थ्रेट या फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व है उस कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी का कंसेंट ऑब्टेन किया हुआ है उस कोर्शन को इंप्लीमेंट करके, तो फिर उस चीज को हम लोग बोलते हैं कोर्शन। तो कोर्शन में से क्या होता है बोलो, फिजिकल फोर्स या थ्रेट होता ही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ये मेंटल प्रेशर है, ये मॉरल प्रेशर है, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। तो एम्प्लॉयर जो है वो क्या है बोलो, हायर पोजीशन में है। एम्प्लॉयर जो है वो हायर पोजीशन में है, और एम्प्लॉय को वो क्या करवा रहा है, गलत सलत काम करवा रहा है एम्प्लॉय से। बिकॉज वो उसको डरा धमका रहा है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको नौकरी से हटा दूंगा, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन। तो कोर्शन में क्या होता है बोलो, क्रिमिनल एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल एक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। व्हाई? नेक्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। नाउ देयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। व्हाई? बिकॉज जयकांत शिकरे उस बंदे का क्या रिलेशन है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन कोर्शन में रिलेशन होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज अगर पार्टीज के बीच में रिलेशन नहीं है तो किस प्रकार का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, नहीं रहेगा ना, ठीक ना। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, जो इसका इन्फ्लुएंस वो अनड्यू तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, और उनके बीच में रिलेशन होगा, तभी जाके अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है बोलो, एम्प्लॉय हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज बाय हुम। तो कोर्सन डिड नॉट बी प्रोसीडेड फ्रॉम द प्रोमिसर, नॉर इट नीड नॉट बी डायरेक्टेड बाय अगेंस्ट द प्रोमिसर, इट कैन बी यूज्ड बाय द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्सन जो है पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के ऊपर एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फिर पार्टीज किसी और का सहारा लेके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा प्रॉपर्टी मुझको खरीदना है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे ऊपर कोर्शन एम्प्लॉय कर सकता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों को उठा सकता हूं, मैं तुमको उठा सकता हूं, मैं तुमको मारने की धमकी दे सकता हूं, या फिर मैं किसी डॉन का इस्तेमाल भी कर सकता हूं कि तुमको ठोकूंगा, तुम्हारे बच्चों को उठाऊंगा, नहीं तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ वगैरह वगैरह। तो कोर्शन जो है वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, या फिर थर्ड पार्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा पार्टी से ही मॉरल प्रेशर होता है। अगर एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं तुमको उसकी क्या बोले अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं उसको बोलूंगा, तो बोलेगा जा बोल जा। अगर एम्प्लॉयर बोलता है कि तुमने अगर ये काम नहीं किया तो तुमको नौकरी से हटा दूंगा, तो ये आप अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, तो वो खुद एक्सरसाइज कर रहा है। एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट दोनों भी केस में क्या है बोलो, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। पर्सन पोजीशंस ऑफ अ बेनिफिट रिसीव्ड, अगर कोर्शन में कुछ बेनिफिट वगैरह रिसीव किया है तो सेक्शन 64 के तहत उन्होंने उसको वापस देना है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी जो भी पार्टीज ने बेनिफिट रिसीव किया है वो उसको वापस कर देना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस, आपको एग्जाम में ये आ सकता है, तो प्लीज उसको थरोली रीड करना घर पे। नेक्स्ट,
फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है, तो उसके नीचे ही फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का आपको डिफरेंस दिया हुआ है, देखो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का। यस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो बच्चों क्या है, फ्रॉड में जो पार्टी रिप्रेजेंटेशन कर रही है जो कि गलत है और उसको ये बात पता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है और सामने वाली पार्टी को नुकसान हो, इसी चीज के लिए वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जो कि गलत है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्टीज को पता ही नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन कर चुका है और उसकी वजह से वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बाद में जाके क्या हो गया, बोलो फॉल्स डिसाइड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाली पार्टी को नुकसान हो ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है, लेकिन फ्रॉड में सामने वाली पार्टी को नुकसान हो वो उसका इंटेंशन रहता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ, डिसीव मतलब कि नुकसान करवाना, मिसरिप्रेजेंट में ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है। नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, फ्रॉड में जो बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उसको पता होता है कि ये गलत है, मिसरिप्रेजेंटेशन में पता नहीं होता है। रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द इंजर्ड पार्टी यानी कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यस यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का रेस्टिट्यूट यानी कि सही करवाने का भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा सकता है, बट वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। भाई बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन क्या नहीं है, नुकसान करवाना नहीं है। तो एक और डिफरेंस, फ्रॉड में डैमेज क्लेम हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में डैमेज क्लेम नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट इंजर्ड पार्टी हैज द मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। मतलब फ्रॉड जो कर रहा है, अगर मान लो मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको तो आपके पास तो ऑप्शन था, आपने ढूंढना चाहिए था कि मैंने फ्रॉड किया है नहीं किया है, या फिर मैं फ्रॉड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपकी गलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में जो पार्टी मिसरिप्रेजेंट कर रही है वो बोल सकता है कि यू वुड हैव चेक्ड दिस। जैसे कि एग्जांपल में देखा था हमने कि ए ने बी को मोटरसाइकिल बेचा जो कि उसको पता है, उसको लगता है कि सही है लेकिन एक्चुअली में गलत है। तो बी जब खरीदी करने के लिए चला गया था तो बी ने उसको चेक करना चाहिए था। तो ए बोलेगा कि अरे मुझको तो पता था कि गाड़ी सही है लेकिन क्या पता कैसे खराब होगी, बट यू वुड हैव चेक्ड दिस मोटरसाइकिल व्हाइल टेकिंग द डिलीवरी। ये उसको बोल सकता है, लेकिन फ्रॉड में ऐसा नहीं कर सकता। क्लियर है, फ्रॉड में वो पार्टी ऐसी नहीं बोल सकती। क्लियर है, तो ये रहा बोलो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, इसके लिए मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सारे बच्चों के मुझको मैसेज आए थे क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करो सर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो, इंडिगो यानी कि नीर बोलते हैं ना, जो कि उजाला चार बूंदों वाला रहा, वो इंडिगो मतलब नीर होती है। सो ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represent that 500 mounts of indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. What is the validity of the contract? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, A is intending to deceive B, A ने B को डिसीव करने के लिए रिप्रेजेंट किया कि मेरे फैक्ट्री में 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो बनते हैं, यानी कि नील जो है वो मैन्युफैक्चर, उजाला जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उस तरीके से उसने बी को इंड्यूस किया टू बाय द फैक्ट्री। अब इस ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी बताओ। अब इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा कहां पे, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 58 पे। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा। एग्जांपल देखो, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represent that 500 mounts of the indigo are made annually at A's factory and thereby induces B to buy the factory. Now this contract is voidable at the option of B. This is because when the consent to an agreement is caused by coercion. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से क्या हुआ है, बोलो ये एग्रीमेंट एंटर हुआ है। ओके, और ये बोल रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से एंटर होते हैं, तो जिस भी पार्टी का जो कंसेंट है वो ऑब्टेन किया है बाय फ्रॉड हो, कोर्शन हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, उसके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वो उसके लिए क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो पार्टी है दैट इज कहाँ पे गया, दैट इज बी, जिसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके ये कंसेंट ऑब्टेन किया है, वो ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है बोलो आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 फॉर टुडे। ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन लीड्स बी, देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन है, लीड्स बी टू बिलीव इरॉनियसली दैट 750 टन्स ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड पर एनम एट द फैक्ट्री ऑफ ए। तो ए ने मिस रिप्रेजेंट किया, ए को लगा कि 750 टन शुगर इस शुगर फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती है, और ये बात उसने बी को बताई।
बी एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री, बी ने क्या किया, सही ढंग से अकाउंट्स को एग्जामिन किया, which should have disclosed if the ordinary diligence has been exercised that only 500 tons had been produced. मतलब के बी ने अकाउंट्स एग्जामिन किया, ए के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास नहीं रखा, लेकिन अगर ए उस अकाउंट्स को ढंग से एग्जामिन करता तो उसको पता चलता कि 750 टन नहीं भैया, यहाँ पे 500 टन ही शुगर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोड्यूस करती है, और उसने वो सही ढंग से चेक नहीं किया और उसको पता नहीं चला अकाउंट से कि 500 टन शुगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसके बाद भी उसने वो फैक्ट्री खरीदी। बी परचेज द फैक्ट्री, नाउ डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आंसर आपको लिखना है कि क्या बी ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे आ सकता है कि बी ए के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज मिस रिप्रेजेंटेशन में ये बात हमने देखी डिस्टिंक्शन में भी कि ए जो है वो बोल सकता है कि आपके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी टू एग्जामिन, और यहाँ पे बी ने एग्जामिन किया भी, और अगर वो सही ढंग से एग्जामिन करता तो उसको पता चलता कि 750 नहीं 500 टन मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसी टाइम पे उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना था। उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो 500 टन मैन्युफैक्चरिंग करना 500 टन मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है शुगर, उस चीज की जानकारी उसको है ऐसा मान लिया जाएगा, और बी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टू सी ऑन ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पे। पेज नंबर 58 कहां पे है? यस, यहाँ पे देखो, A by misrepresentation leads to B erroneously that 750 tons of sugars is produced per annum. B examined the accounts of the factory, which should have disclosed if the ordinary diligence had been exercised by B that only 500 tons had been produced. Thereafter, B purchases the factory. In these circumstances, B cannot repudiate the contract on the grounds of A's misrepresentation. तो B contract को cancel नहीं कर सकता, damages भी claim नहीं कर सकता। क्लियर है? पक्का? यस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सक्सेसफुली डिस्कस किए हैं फर्स्ट 20 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट ने दिए हुए सवाल है, तो आपको इनके ऊपर गौर तलब फरमाना है, इसको ढंग से देखना है, उसको ढंग से लिखना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है भाई, बिकॉज हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए। क्लियर है? पक्का? यस। जो एडिशनल क्वेश्चन है वो तो करेंगे साथ साथ, लेकिन ये डिस्कस करना मुझको अनिवार्य लगा, आपको ये बातें आपके सामने रखना जरूरी महसूस हुआ, इसलिए इस वीडियो से के माध्यम से मैं आपके साथ इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। हो सकता है एक आध दूसरा क्वेश्चन इसमें से आ जाए, ठीक है ना, 4-5 मार्क के आपके जो तैयारी है वो इन लेक्चर से हो जाए। तो ढंग से इस लेक्चर को भी अगर आपने नहीं देखा तो वापस जाकर रिवाइंड करके देखो पूरा, और इसके पहले वाला जो पार्ट है उसको भी ढंग से जरूर देखना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28, जितने भी क्वेश्चन है वो आप घर पे सॉल्व करेंगे। उसका फॉर्मेट कैसा है वो पिछले लेक्चर पे मैंने बता दिया है, उस लेक्चर को जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई बटन पे भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने जरूर करने हैं, ठीक है ना, नहीं करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ हो सकती है। देखो बच्चों, लॉ के लिए मैं आपको एक बात बोल दूं कि जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे और साथ साथ उसको लिखोगे नहीं, तब तक आपको लॉ में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। एग्जाम में आप सही ढंग से आंसर को नहीं लिख पाओगे, और अगर नहीं लिखा तो रिजल्ट के दिन पे आपके रोल नंबर के नीचे वो 4 मैजिकल लेटर्स FAIL आना लाजमी है। अगर आप मैं जो बोल रहा हूं वो करेंगे तो और 4 लेटर्स आ जाएंगे, वो है PASS। तो आपको PASS आना चाहिए या फिर FAIL आना चाहिए, वो आपके हाथ में है, ठीक है। चलो, सो विद दिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगेन किसी और लेक्चर के साथ, क्वेश्चन नंबर 21 टू 28 को डिस्कस करने वाले लेक्चर के साथ, ठीक है। विद दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव, बाय बाय। क्वेश्चन के आंसर लिखना, एक्सरसाइज करना, और अब जो मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं उन आंसर्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, सायोनारा।